ना ही आपके यहाँ पर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनमें वो चीज नजर आती। राहुल गांधी ने कितने ओबीसी को और ये नाम मत लीजिएगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के अलावा आप मुझे बताइए, खड़गे जी को छोड़ के आप मुझे बताइए कितने ओबीसी जो हैं वो अव्वल जो है मैनेजर के पोस्ट पर या बड़े लेवल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं आपके पार्टी में। रूबिका जी, राहुल गांधी जी की सोच देश के सामने पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करके उनको अधिकार दिलाने की थी, और निश्चित तौर पर समय आएगा तो आपको ये सब चीजें कांग्रेस में भी देखने को मिलेंगी और हमारी सरकार के समय में देखने को मिलेंगी। सुनिए ना, जब सरकार आएगी तो समय भी आ जाएगा। अब ये सुन लीजिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो कहते थे कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो तो ये कहते थे वो एक ईमानदार पार्टी है। तो जिन लोगों को भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, आज हर भ्रष्ट और बेईमान आदमी को वो अपनी पार्टी भाजपा में लेते जा रहे हैं। यही कांग्रेस की कामयाबी का कारण बनेगा। भाजपा उन लोगों के बोझ से डूब जाएगी जिन पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते थे और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थी। जनता इनसे पूछेगी कि भाई ये कल तक बेईमान थे, भ्रष्ट थे, और मोदी जी कहते थे अशोक चौहान जी जेल जाएंगे, फडणवीस कहते थे कि भाई अजीत पवार जेल में जाएंगे। आज वो लोग भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद बन गए। तो जो भाजपा के भ्रष्टाचार का विरोध करता है उसके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती है। जो इनमें शामिल हो जाता है जाकर उसको एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाजपा दे देती है। तो ये लोग अपने ही बोझ से डूब जाएंगे जब किसी पार्टी के सत्ताधारी दल के ऐसे बुरे दिन आ जाएं कि वो बाहर से आने वाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं को राज्यसभा दे दे, केंद्रीय मंत्री बना दे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर दे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का तो डूबना तय है। हरियाणा भाजपा में भी इनसे पीड़ित बहुत लोग हैं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे और बहुत लंबी फेहरिस्त है, हमारे पास डाटा मौजूद है। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए ना, गूंज में आप तो इन साहब को चैलेंज कर दीजिए कि विज साहब अगले चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे, कर दीजिए। नहीं सुनिए ना, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के काले कारनामे खुलेंगे। अरे क्यों, इसमें आपको आप खुद ही कह रहे हैं ना कि विज जी नाराज हैं और आपके संपर्क में बहुतेरे लोग हैं, हरियाणा में खेला होने वाला है, तो कीजिए ना चैलेंज कि अनिल विज जो है वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे। कौशिक साहब, आप में भी इतना मानता है, इतना दम है राजनीति में। हाँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, न केवल अनिल विज बल्कि और भी अनेक नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चाहे हमारे नेताओं को सीबीआई ईडी के झूठे कितने मुकदमों में फंसा लें, लेकिन फिर भी आज जनता की एक ही आवाज है। आ गया चैलेंज, और एकदम गारंटी वाला चैलेंज दे रहे हैं नेहरा जी, आप भी देख लीजिएगा। देखिए, हाँ तो इंजी 50 आज ही अगर आज यही चैलेंज कर दे आज आपके शो पर कि 50 सीटें पार कर देंगे, अर्धशतक लगा देंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस को 30-35 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में नहीं मिलने वाली है। जो ये बात कर रहे थे कि हमने अपने द्वार कांग्रेसियों के लिए खोल दिए, देखिए अगर हम वाकई अपने द्वार खोल दें ना तो 60-70% कांग्रेसी जो है वो इधर आ जाएंगे, लेकिन बहुत सीमित लोगों को काफ़ी विचार विमर्श के बाद हम ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि कांग्रेस छोड़कर लोग कहीं भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा उन्हें ले रही है या भाजपा की ओर ही वो आ रहे हैं, वो अजीत पवार जी की पार्टी में जा रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में आ रहे हैं। बस कांग्रेस छोड़कर उनका पलायन कांग्रेस से ऐसा हो गया है जैसे जब आपको याद होगा 3 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया था, तो अफगानी सिविलियंस किस तरह प्लेन पर कूद कूद कर भाग रहे थे, आज लोग इस तरह से कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। ये सत्य है। जहां तक एक व्यक्ति का सवाल है, जो महाराष्ट्र से एक बड़े नेता को हमने लिया था, देखिए वो कांग्रेस का कल्चर था। 15 साल पहले जो आरोप लगाए गए थे, तो जो कांग्रेस में था उनका तो एक कल्चर ही था। ये बताइए ना अगर कोई बात नहीं प्रमाणित हो सकती, आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं है? यही वजह है ना कि आपने चेहरा बदला है। ये बात मानने में आपको दिक्कत क्या है? मान लीजिए ना कि हाँ, नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से जाएं तो एंटी इनकम्बेंसी हर पार्टी के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम खड़ा ही नहीं होने देते हैं। समय पर प्रीएम्प्टिव जिसको कहते हैं, समय पर निर्णय लेकर, उपयुक्त निर्णय लेकर हम उस समस्या को पैदा ही नहीं होने देते हैं।
अन्यथा तो पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जाके देखिए, आज की तारीख में सोशल मीडिया के युग में जहां लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं, जहां की सहनशीलता इतनी कम होती है, वहां तो 10 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी नेता के लिए, किसी भी सरकार के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमें केवल और केवल प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलते हैं, क्योंकि हम समय पर बड़े निर्णय ले पाते हैं। और आप खुद सोचिए कितनी बड़ा, इतना बड़ा निर्णय जो है, जो इस वक्त यहाँ इतना बड़ा निर्णय, वो ये कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि हम तो ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है आप जैसे ही सरकार चलाना शुरू करते हैं, लेकिन हमें प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अमित जी, सवाल ये है कि हरियाणा में कौन किस पर इस वक्त भारी नजर आ रहा है? हुड्डा जी अब नायब सैनी पर, या बीजेपी कांग्रेस पर, या कांग्रेस बीजेपी पर? देखिए रूबिका, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को होने में अभी 7-8 महीने बाकी हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि सिकंदर वही बनता है जो सबसे ज्यादा वोट लेता है। और वोट सबसे ज्यादा किसको आएंगे, ये पार्टी की भी रणनीतियों पर निर्भर करता है, किसी नेता के कद विशेष पे भी निर्भर करता है। नहीं, पर हुड्डा जी भी तो कम कच्चे खिलाड़ी नहीं है ना। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आज नायब सैनी हरियाणा के सीएम बने, ठीक है। इनका अगर सक्रिय पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो 2014 में पहली बार ये विधायक बने, 2016 में फिर ये राज्य मंत्री बने हरियाणा में, और उसके बाद फिर ये 2019 में कुरुक्षेत्र से एमपी बन गए। अब मैं एक छोटा सा वाकये का जिक्र करूंगा। नवंबर 2022 में हरियाणा में पंचायत इलेक्शन हुए थे, तो इनकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी है सुमन सैनी, वो अंबाला जिले के जिला पार्षद का जो वार्ड नंबर 4 था उसमें चुनाव लड़ी थी, और इन्होंने खूब प्रचार किया था अपनी पत्नी के पक्ष में। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई, वो चुनाव हार गई, और ये तो बिल्कुल है, रिटर्न में है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुनाव नहीं जीता पाएंगे, इससे हम ये नहीं जोड़ के देख सकते। ये चीजें होती हैं, राजनीति जो होती है मौके की होती है। अभी तो आपके पास तो अमित जी, लेकिन इस वक्त कौन मजबूत आपको नजर आ रहा है? खासकर अगर मैं शुरुआत लोकसभा से करती हूँ, क्योंकि ये रहे लोकसभा चुनाव, और उसके बाद 8 महीने बाद आप कह सकते हैं कि वक्त है और हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। लेकिन लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, वो भी तब जब 8 सीटें 3 लाख से ज्यादा पार, 2 सीटें 6 लाख से ज्यादा। देखिए रूबिका, 10 की 10 तो मैं नहीं कह सकता कि आएंगी, लेकिन एज बीजेपी को है, ठीक है ना। अभी देखें, तेल की धार देखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा की जो राजनीति है, राजनीतिक राजधानी जिसको कहें, वो बांगर है, जिसमें कैथल और जींद जिला आते हैं। तो राजनीति में जो करवट होती है तो वहीं से होती है। यही वजह है वीरेंद्र सिंह को करवट की बानगी यहाँ पर देखने को मिली है। हमने तस्वीरें दिखाई, 5 मंत्री यहाँ पर शपथ ले रहे थे, एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, और अब हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, नाम है नायब सैनी। एक सवाल हमने पूछा था जनता से, और वो सवाल आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि उसका जवाब आप लोगों ने दे दिया है, आपकी राय जो है वो आ चुकी है। सवाल ये था कि ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है कि एक नया चेहरा लाया जाए, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन बीजेपी को नुकसान देगा कि फायदा पहुंचाएगा? और जो जवाब आया है आपके सामने है, फायदा पहुंचाएगा कहने वाले 58% लोग हैं। हरियाणा में सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा 58% कह रहे हैं, नुकसान होगा 36% कह रहे हैं, और कह नहीं सकते, पता नहीं कहने वाले 6% लोग हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो